छत्तीसगढ़ के साहित्य और संस्कार की राजधानी में आपका स्वागत है। हम हैं राजनांदगांव में, लेकर पहुंच चुके हैं डीडी न्यूज का विशेष चुनावी रथ। ये साहित्य की धरती है, ये मनीषियों की धरती है, मूर्धन्य विद्वानों की धरती है। प्रसिद्ध साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध, बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की ये धरती है। साहित्य के साथ साथ सियासत का भी ये गढ़ है। आज हम जनता जनार्दन के बीच पहुंचे उनके मुद्दे जानने के लिए। क्या बोले छत्तीसगढ़ में, डीडी न्यूज का विशेष चुनावी रथ लेकर। हमारे साथ निष्पक्ष राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार यहां पर सुशील कोठारी जी मौजूद हैं, पुरुषोत्तम तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। खिलेश्वर जी हैं जो कि कांग्रेस से हैं, अमित चंद्रवंशी हैं, संजय साहू हैं प्रदेश कांग्रेस से, और साथ ही साथ सुरेंद्र देवांगन। और इसके अलावा जो जनता जनार्दन के अलावा यहाँ विशेष तादाद है हमारे साथ किसान प्रतिनिधियों की। प्रदेश किसान संघ के संयोजक है सुदेश टीकम जी, मोतीलाल सिंह जी और साथ ही साथ ईश्वरी लाल नेताम जी। इन सब के अलावा जनता जनार्दन है हमारे साथ, जो कि अपने साथ वोटर जागरूकता अभियान का ये फ्लेक्स लिए हुए, जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में शरीक हो, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी शिरकत सुनिश्चित करें, इसके लिए है। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता हैं यहाँ पर। बीजेपी की हमारे साथ हैं रवीन सिंह जो कि प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हमारे साथ रवीन सिंह हैं प्रवक्ता। हमारे साथ पूर्णिमा साहू जी हैं, प्रदेश कार्य समिति की सदस्य हैं। जय शर्मा है IT सेल के, और साथ ही साथ बड़ी संख्या में जनता जनार्दन है। इन सब के परिचय के बाद हम सबसे पहले मुद्दे पे आते हैं। सुशील कोठारी जी, देखें तो बेहद बड़ी VIP सीट है ये, सबकी नजर यहाँ पर टिकी रहती है। यहाँ से शासन का कहीं ना कहीं ये केंद्र भी एक समय तक रहा, 15 सालों तक। क्या है यहाँ के आज प्रभावी मुद्दे जो चुनाव में प्रत्याशियों का भविष्य तय करेंगे? देखिए, चुनाव का मुद्दा तो होना ये चाहिए परफॉर्मेंस, डेवलपमेंट, रोजगार। लेकिन चुनाव का मुद्दा जो मुझे अब लगता है, जो हमने पिछले 5 साल पहले देखा था, चुनाव का मुद्दा अब घोषणा पत्र हो गया है। जो पार्टी ज्यादा देगी वोट उसको मिलेंगे, ये एक इस तरह की एक परंपरा जो है ये बनती जा रही है, जो मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, जनता को राहत होनी चाहिए। लेकिन असल जो चीज है वो है हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र में रोजगार, हमारे क्षेत्र में उद्योग, और जहाँ तक किसानों की बात है, अच्छा बीज मिले उन्हें, अच्छी तकनीक मिले, अच्छी सिंचाई सुविधा मिले। ये सब मूलभूत मुद्दे हैं जो कि आम जनता चाहती है। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र के मामले में कांग्रेस ने कहीं बाजी मारी। बड़े लोक लुभावन वादे आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वादे हैं। किसानों के कर्ज माफी के पिछली बार किए गए, लेकिन किसान प्रतिनिधि भी, उनसे भी हम जानेंगे। इस बार भी आपने कर्ज माफी का वादा किया। आक्षेप ये लगता है कि फ्री में रेवड़ी बांटने वाले कल्चर को आप बढ़ावा दे रहे हैं। आपका डीडी मतलब स्वागत है। रही बात वादों की, योजनाओं की, भूपेश बघेल सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं के आधार पर जनता के पेश में जा रही है। उन्होंने पिछले समय वादा किया था किसानों से कि हम आपका धान 25 रुपये कुंटल में खरीदेंगे, लेकिन उन्होंने 2640 रुपये में खरीदा। आप कहते हैं कि यह मुफ्त की बांटी गई रेवड़ी है। यह जनता का पैसा किसानों को और जनता का पैसा जनता के बीच में जाए, ये कांग्रेस की परंपरा है, ना कि जनता का पैसा अडानी और अंबानी के पास जाए। चलिए आपने वादे किए, हम किसान प्रतिनिधियों से जान लेते हैं कि जो वादे किए गए पिछली बार कर्ज माफी के, वो कितने पूरे हुए। इस बार फिर कर्ज माफी का वादा किया गया, पिछली बार किया गया था, लेकिन ये कहा जाता है कि सभी बैंकों के कर्जे नहीं माफ किए गए, सहकारी बैंकों के किए गए। इस बार फिर वादा किया जा रहा, कितना भरोसा है आपको? देखिए, अभी राजनीतिक पार्टियां हैं, अभी चुनावी मंच में बोल रहे हैं कि कर्ज माफी करेंगे करके, तो पिछली बार का जमीनी हकीकत बताइए। पिछली बार का जमीनी हकीकत यह है, कर्ज माफी करेंगे करके बोला था, लेकिन आधा अधूरा कर्ज माफी हुआ था। क्या है, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक है उन्हीं का कर्ज माफी हुआ था। राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं अन्य जो प्राइवेट बैंक है उनका कर्ज माफी नहीं हुआ था। किसान क्या है, ज्यादा लिमिट के चक्कर में प्राइवेट बैंक के ऊपर ज्यादा आश्रित हो रहे हैं और कोऑपरेटिव बैंक की तरफ कम जा रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है किसान बड़ा खुशहाल है। आप किसान प्रतिनिधि के तौर पर क्या मान के चलते हैं कि ठीक से खरीदी हो रही है, ठीक से MSP मिल रही है, या फिर किसान के जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कितने एड्रेस किए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक किसानों से किए गए वादे में है ना, पिछले चुनाव में तमाम वादों के साथ
2 सालों के बोनस देने का भी वादा किया गया था, जो रमन सरकार के समय छूटा था, है ना। तो 2 साल के जो बोनस का मुद्दा है उसमें दोनों पार्टियों ने वादा खिलाफी की है। जहां तक भाजपा का सवाल था वो तो इसी मुद्दे पे चुनाव हारी थी, और अभी कांग्रेस की जो सरकार है आचार संहिता लगने के 1 सप्ताह पहले इसकी अनुमति केंद्र से मांगकर सिर्फ रस्म अदायगी कर रही है। इसलिए कांग्रेस और भाजपा से दोनों से हमारा सवाल है कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो क्या वो भूल सुधार करते हुए उनके द्वारा छोड़े गए 2 सालों का बोनस का भुगतान करेंगे, या कांग्रेस से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि अब की बार यदि आपकी सरकार आती है तो 2 सालों के बोनस जो 3700 करोड़ का है, 3700 करोड़ का है, उसकी अदायगी आप किसानों को टाइम पे करेंगे या आखिरी समय में सिर्फ चिट्ठी लिख करके रस्म अदायगी करेंगे? यानी कि किसानों से किए गए जो वादे थे उनमें वादा खिलाफी की गई, ऐसा किसान प्रतिनिधियों का भी कहना है। साफ तरीके से कहा जा रहा है, किसानों ने आपके मुंह पे कहा कि सहकारी समितियों के, बैंकों के कर्ज माफी हुए, उसके बाद वादा खिलाफी की गई। विश्वास नहीं हो रहा आम जनता का, और ये भी कह रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं इन वादों पर, जो फ्रीबी की जिसको कहते हैं झूठ रेवड़िया बांटने के कल्चर है, उस पर भी अविश्वास जता रही है। देखिए, मैं तो कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है विगत 5 सालों से किसानों के हित में काम कर रही है और आगे भी कार्य करेगी। हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र जो वादे हैं उसको गारंटी के रूप में कहा। हम बच्चों को आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास की शिक्षा दे रहे हैं, और भी निःशुल्क। उसके साथ साथ हम केजी से पीजी तक आने वाला जो गारंटी है उसमें दे रहे हैं। 500 रुपए जो सिलेंडर है उसका वो अपन सब्सिडी के रूप में देंगे। बहुत सारी योजनाएं, गारंटियां हैं जो हम जनता को इस अगले पंचवर्षीय में देना चाहते हैं। बहुत सारी गारंटियां हैं, बीजेपी से ही जानना चाहते हैं। यहाँ पर गढ़ है राजनांदगांव, 2008 से डॉक्टर रमन सिंह साहब रहे, लेकिन आम जनता ये बताती है इतना सुरक्षा घेरा रहता है, बड़ा चक्रव्यूह जैसा भेद के आम आदमी मिल नहीं पाता है। आम लोगों की बात बता रहा हूं कि मिल पाना भी अपने प्रतिनिधि से मुश्किल है। देखिए, ये जितनी भी बातें हैं, इन लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं। कांग्रेसियों का शुरू से आदत है झूठ लबारी, जैसे बोला जाता है ना, नरवा गुरुआ गुरुआ बाड़ी, चोरी भ्रष्टाचारी, बस यही भरा हुआ है। और हर क्षेत्र में इन्होंने ठगने का काम किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी, डीडी न्यूज के माध्यम से आपको तो पहले मैं स्वागत करती हूँ इस साहित्य की नगरी राजनांदगांव में आने के लिए। मैं ये कहूंगी, इन्हीं की विधायिका जो है छन्नी साहू, जो खुज्जी क्षेत्र की विधायिका रही है, तो उनके ही जो है लोग जो है ना छुरी से, चाकू से उन पर आक्रमण करके, और उनके पुलिस प्रशासन उनको कोई सुनवाई नहीं करता, और वो अपने मंगलसूत्र को गिरवी रख के अपने पति को वो बेल कराती है। ये अपराध का गढ़ बन चुका है 5 साल में। और 15 साल में, जैसे आपने कहा ना कि सुरक्षा वाली, तो ये इनकी सरकार खुद सुरक्षा नहीं दे रही है इनके लोगों को। और हमारे डॉक्टर रमन सरकार जो 15 साल में ना जितना विकास का कार्य किए ना, विकास की गंगा बहाए, वो सबने मन बना लिया है कि हमने पहले धोखा खाया, इस बार धोखा नहीं खाया। हम एक निष्पक्ष राय लेते हैं। पुरुषोत्तम तिवारी जी, विकास की गंगा बहाने का दावा किया जा रहा 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह जी द्वारा। अभी हम यहीं पे देख रहे हैं, वर्तमान सरकार की अगर बात करें, इस पर इनका भी राय जानेंगे। अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट है, इसी से जुड़ा हुआ जो आपका ये तालाब है, बड़े खूबसूरत तरीके से विकसित किया जा सकता है। नगर निगम भी यहाँ पर उसको विकसित करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहा है। आम जनता के मसाइल कितने हल हुए हैं? नहीं, आम जनता की जब से ये सरकार बदली है तब से राजनांदगांव का विकास तो समझ ठप पड़ा है पूरा का पूरा। यहाँ पर वर्ल्ड क्लास दिग्विजय स्टेडियम बना हुआ है, उसके अंदर ऐसी ऐसी खेल की फैसिलिटीज है कि हम उसको प्राउडफुली वी कैन से कि हमारे यहाँ दिग्विजय स्टेडियम है। लेकिन वहाँ पर 26 जनवरी के प्रोग्राम 5 साल में ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाई कि वहाँ पर गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम वापस कंटिन्यू बन सके। और ये दिग्विजय कॉलेज सामने आपको दिख रही है, इसके अंदर रमन सिंह के कार्यकाल में इतनी फैकल्टीज खुली है और इतनी सुविधाएं खुली है, इतने कोर्सेज खुले हैं, ऑटोनॉमस है, और आज ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा कॉलेज यही है। ये सब रमन सिंह का प्रयास है, यहाँ पर पर्टिकुलर उनका बड़ा इंटरेस्ट रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी है। तो हम यही जान रहा लेते, साफ तरीके से कह रहे हैं कि सौतेलापन किया गया। राजनांदगांव का जो बजट होता था 200-300 करोड़ का, वो 30-35 करोड़ तक सीमित कर दिया गया। जो पहले रमन सिंह मुख्यमंत्री जी थे तब तक यहाँ पर राजनांदगांव पर जो भी, जैसे कह रहे हैं स्टेडियम के बारे में, राजनांदगांव का स्टेडियम, दिग्विजय स्टेडियम, जो सबसे खूबसूरत स्टेडियम था, उसको पूरे वहाँ के तोड़ ताड़ के बेच के उसको कबाड़ी बेच दिए। सुन तो रही है ना, और है ना, और उसको हाँ, उसको बीसीसीआई को बेच दिया गया, उसको बीसीसीआई को दे दिया गया। बीसीसीआई को देने के वजह
वजह से वहां पर इसलिए दिया गया। चलिए आप अगर दोनों राजनीतिक दल कुछ भी बोल रहे हैं तो हम जनता जनार्दन की राय ले लेते हैं। आप ये बताएं कि कहा जा रहा है कि राजनांदगांव का विकास रुक गया है, स्टेडियम आज खस्ता हाल है, पूरा भ्रष्टाचार है। पूरा कमला कॉलेज चौक में पूरा दुकान बिक गई 10 लाख में, वहां पर बेच दी, हाँ फराज में बेच दी। मैं एक दुकानदार हूँ ना, 20 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास, लेकिन मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को लड़ नहीं सकता, मैं लड़ नहीं सकता। 20 साल का रिकॉर्ड है मेरे पास, सुन लो, पूछ लो गगन भाई से भी। हाँ, तो आपकी पीड़ा क्या है? दुकानें बेच दी गई, बेच दी 10 साल महापौर हेमंत देशमुख, साफ सीधी बात। सीधे आक्षेप लग रहा है। हम कांग्रेस वालों से इस बारे में राय लेंगे। आप ये बताएं कि कहा जा रहा है कि चाहे निगम हो वहां पर भ्रष्टाचार है। हम बात इस बूढ़ा तालाब की कर रहे हैं, ये एकदम बेकदरी का शिकार है। स्टेडियम की उपेक्षा की बात कही जा रही है। कितना आम जनता की सहूलियत की चीजें बढ़ी हैं या घटी? पिछले 5 साल में अगर कुछ काम हुआ है तो वो कांग्रेस को बताना चाहिए। उनकी जवाबदारी है, उनकी सरकार थी कि 5 साल में क्या काम हुआ। जहां तक दिग्विजय स्टेडियम का सवाल है, वह इतना जर्जर हो गया था, 45 साल उसको बने हो गया था, वो नहीं गिराया जाता तो वो गिर जाता। बहुत बढ़िया। तो काम उस समय हुआ है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के होने का फायदा राजनांदगांव को मिला है, लेकिन मुझे ये कहना है कि आज की तारीख में आप फ्री बीज की योजनाएं दे दें या विकास करा लें, दोनों में से एक विकल्प आपको चुनना पड़ेगा। दोनों काम एक साथ होना संभव नहीं है, क्योंकि अगर प्रदेश इसी तरह हम कर्ज माफ करते हैं, कहीं दूसरी बार कर्ज कहीं पर माफ नहीं हुआ है लगातार, दूसरी बार आदमी का ही पैसा जो है कर्ज माफ करने की ये नीति तो मुझे समझ में नहीं आती, और ये कहीं ना कहीं इससे विकास प्रभावित होता है। ये स्पष्ट तरीके से कह रहा है। एक सेकंड, ये टेंडेंसी देखी जा रही है कि रेवड़ियां बांटी जा रही, जनता का ही पैसा उठाकर जनता को दूसरे तरीके से दिया जा रहा है, इस पॉकेट का दूसरे पॉकेट में। क्या कहेंगे? और साथ ही साथ ये जो बात कही जा रही है कि एक भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित विकास क्या राजनांदगांव का अभी भी हुआ है? देखिए, डॉक्टर रमन सिंह के समय A to Z विकास हुआ। A फॉर एस्ट्रोटर्फ, B फॉर बाईपास, C फॉर क्या कहते हैं कंपोजिट बिल्डिंग, D फॉर देव संस्कृति, E फॉर एकलव्य विद्यालय, F फॉर फ्लाईओवर, Z फॉर पूरा मैं गिना दूंगा A to Z तक। सबसे बड़ी बात है, इस कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में क्या विकास किया, ये 5 तो विकास का वो तो उदाहरण दे दे। बिल्कुल, वो भी बता दूंगा। यदि किसान बैठते थे तो आज वो किसान चले गए हैं, जवाब दे रहा हूं, वो चले गए हैं। यदि किसान बैठते थे तो हमसे ज्यादा कांग्रेस से चले गए हैं। चलिए दोनों राजनीतिक दलों से अलग हम किसानों से ही पूछ लेते हैं। किसान अपने मुद्दे बताएं कि आपके मुद्दे कितने एड्रेस हुए हैं, या जो बात कही जाती है भ्रष्टाचार की, करप्शन की, कमीशन खोरी की, वो कितनी सही है? देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियां बिना करप्शन से चलने वाली नहीं है। हम दोनों पार्टी के ऊपर में जो करप्शन हो रहा है उसका आरोप लगाते हैं। भाजपा भी जितना इन्वॉल्व है उतना कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। रही बात कांग्रेस मतलब क्या बोलते हैं किसानों के मुद्दे पे, तो किसानों के मुद्दे पे भी दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं जो छल की है। क्या है, पिछले समय भाजपा ने भी मतलब अपना जो वादा है वो पूरा नहीं किया था। कांग्रेस ने भी जो 3700 करोड़ रुपया जो किसानों को बोनस देने की जो बात की थी वो अभी तक मिला नहीं है। तो इसलिए जितना भाजपा है उतना कांग्रेस भी उसमें इन्वॉल्व है। यानी कि किसानों के कहना है कि सियासी दलों में ज्यादा अंतर नहीं है। और हम एक राय, आप एक सेकंड आम जनता के तौर पर या बीजेपी के समर्थक के तौर पर किस तौर पर मैं आपको एक मिनट आपको भ्रष्टाचार का एक रूप बता रहा हूँ। इनके कार्यकाल में बूढ़ा सागर में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें सदन में कहा गया था कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर FIR किया जाएगा, उनको सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड तो 2 दिन के लिए किए, तीसरे दिन बहाली हो गई, ना FIR हुआ ना उनकी नौकरी गई, फिर से बहाली करके नहीं की। ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रूप है। भ्रष्टाचार के गढ़ बना के रखे राजनांदगांव को। गोबर घोटाला में आपको बता रहा हूँ, 50 किलो गोबर लेते, लिखते बिल में 500 किलो। ये है गोबर घोटाला। सैनिटाइज घोटाला, कोरोना काल में सैनिटाइज पार्षद निधि का सबसे बड़ा घोटाला, गोदाम में स्टॉक पड़ा था। इनके कार्यकाल का है, बताए, इनका जवाब दे अगर इनके पास जवाब है तो। चलिए हम जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। घोटाले के, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं, और उसके अलावा
पीएसी के भी मुद्दे उठते हैं, भ्रष्टाचार का एक दीमक कहीं ना कहीं आपको इस चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाला है। सर्वप्रथम 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आप अपने सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से न दें। आप ये बताएं कि जो अभी सैनिटाइज घोटाला या फिर जो बातें यहाँ के मुद्दे पे कही गई, उन पर आपकी क्या राय है? मैं आपको बताता हूँ सर, मधुसूदन जी महापौर थे उस समय बीजेपी के गोबर खरीदी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई है, जिसको जो दूसरी सरकार आज तक नहीं की, दूसरी सरकार कभी नहीं की। और किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में इतनी महंगी, इतने अच्छे उच्च दामों पर धान की खरीदी नहीं होती, सिर्फ छत्तीसगढ़ में होती है। छत्तीसगढ़ का किसान अगर इस तरीके से चर्चा होती रही, अगर इस तरीके से चर्चा हुई, आप राजनीतिक दलों के जवाब में जनता की आवाज कहीं ना कहीं दब जाएगी। आप प्लीज आप शांत रहें। राजनीतिक दलों की इस हो हल्ले में जनता के मुद्दे कहीं ना दब जाएं। हम आम जनता से एक बार जानना चाहेंगे, आप बताएं कि एक नौजवान के तौर पर नौजवान क्या चाहता है कि जो प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाएं वो क्या कुछ करें? नौजवान क्या चाहता है? नौजवान ये चाहता है कि जब लड़कियों का रेप होता है तो वो कोई मतलब बीजेपी के भी घर की हो सकती है और कांग्रेस की भी घर की हो सकती है, तो बेटी को पढ़ाने से ज्यादा उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। चलिए हम कुछ और नौजवानों से पूछते हैं। आप ये बताएं, आम राजनीतिक दल अलग अलग दावे करते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? हम तो यहाँ सबसे बड़ी चीज यहाँ बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या जो है यहाँ दूर होना चाहिए और जितने भी बेरोजगार हैं उसको अच्छी से रोजगार मिले देश में, और भ्रष्टाचार जो चल रहा है उसको पूरा समाप्त किया जाए, ये हमारी मांग है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दोनों पार्टी आपस में लड़ाई कर रही है और इसमें बेरोजगारी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। यदि आदमी 6,000 रुपया पढ़ लिख के कमा रहा है, उससे बढ़िया पढ़ाना कौन चाहेगा? सही बात। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को रोजगार चाहिए। राजनीतिक दलों के दावे जो भी हों, आम जनता क्या चाहती है? आम जनता अभी छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार को देख रही है और थोथा चढ़ा बाजे घड़ा वाली स्थिति है। लोगों में उनके घोटालों के प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है। आज स्थिति ये बनी है कि गोबर घोटाला, शराब घोटाला, धान की मिलिंग में घोटाला, इनको जहां अवसर मिला है वहां इनके घोटाले का बस्ता मिला है। यहाँ पे ऐसी स्थिति बनी है कि विकास तो बहुत दूर। अविभाजित मध्य प्रदेश के बाद जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तो 15 साल में जो रमन सिंह के नेतृत्व में राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, वह विकास कभी देखने को नहीं मिला। और इन 5 सालों में ये जो राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र है वह बहुत पीछे हुआ है। आगे के लिए भाई लोग बताएंगे आपको। चलिए, अब अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस से हम एक और सवाल पूछते हैं। यहाँ पे एक बीएनसी मिल थी, बीएनसी मिल पे पिछली बार राहुल गांधी आए, उन्होंने कहा कि मिल को फिर से चालू किया जाएगा, झूठ मिल शुरू किया जाएगा। 5 साल बीत गया, मिल के हाल क्या है? देखो, बीएनसी मिल तो वर्तमान जो विधायक है डॉक्टर रमन सिंह, जो 3 बार मुख्यमंत्री थे, बीएनसी मिल को उन्हीं ने बंद किया। नहीं, वादा राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने वादा किया कि चालू होगा, उस वादे पर 5 साल में क्या हुआ? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल के इसको क्या समझ के बैठालती है। इसको केंद्र सरकार और राज्य मिलकर, केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दिया। जूट मिल का प्रोसेस चल रहा है, जमीन भी देख चुके हैं अपन, प्रोसेस में है जमीन का। केंद्रीय उद्योग मंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय उद्योग मंत्री, उसके कार्यकाल में बीएनसी मिल को बंद किया गया और लाखों हजारों लोग यहाँ से बेरोजगार हो गए, बता रहे हूँ मैं आपको। और 15 साल मुख्यमंत्री राजनांदगांव को जिस हिसाब से विकास होना था, विकास नहीं हो। चलिए हम आपसे पूछते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पर एक मिनट शांत रहे। ये राजनांदगांव में कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी को कहते हैं बाहर के हैं, बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी बाहर के हैं। क्षेत्रीय जनता को कितना प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है? जी देखिए, यही क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा घोटाला है ना। विचारधारा से सहमति के चलते राजनीतिक पार्टियों को वोट करने वाली जनता को दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी जो है बंधुआ मजदूर या गुलाम समझने लगी है। यहाँ पे इतने इनके कर्मठ कार्यकर्ता है, उनकी उपेक्षा करते हुए न सिर्फ यहाँ के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो
अनादर, दावेदारों का अनादर, वरना इस क्षेत्र के समूचे नागरिक और मतदाताओं का ये राजनीतिक पार्टियां लगातार अनादर कर रही है। एक गलत परंपरा यहाँ पर विकसित करने की कोशिश कर रही है। जनता इसका इस चुनाव में माकूल जवाब देगी। यानी कि क्षेत्रीय अस्मिता की भी बात यहाँ पर है कि प्रत्याशी कहीं न कहीं बाहर से माने जाते हैं। आपसे बातचीत हो गई, आप ये बताएं कि भ्रष्टाचार के अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर आधारभूत संरचना का कितना विकास हुआ है? पूर्ववर्ती अगर बीजेपी सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार? बीजेपी सरकार में पिछले 15 साल में इतना विकास हुआ है। मैं खुद इस विजय महाविद्यालय का छात्र हूं और छात्र होने के नाते हमने रमन सिंह जी से मांग की थी, वो मांग हमारी पूरी थी। आपके सामने मैं विकास दिखाता हूं। ये 100 से कन्या छात्रावास, ये डॉक्टर रमन सिंह जी की देन है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने कन्या छात्रावास आज बनवाया है। तो आज यहाँ पर भैया कैमरा फोकस करिए आप, तो वहाँ पर 100 सीटर। दूसरी चीज बेरोजगारी भत्ता, बड़ी बड़ी बात करते हैं। इन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता सभी को, युवाओं को दिया जाएगा, फिर क्यों कैटेरिया निकालते हैं? 2021 में कोरोना काल में कौन वहाँ रोजगार कार्यालय खोल के रखा था? क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने रोजगार कार्यालय खोलवाया था क्या 2021 कोरोना काल में? यहाँ इतना जाने गई है क्या, देखने हैं क्या वो इस कार्य में? यह जवाब दे एक भी दिन भूपेश बघेल जी अगर आए होंगे। दूसरी बात, इनके मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज में घोषणा करके गए थे सिटी स्कैन मशीन देंगे। आज तक क्या इन्होंने मशीन दिया? अब चुनाव आ रहे हैं तो नखरा लगा रहे कि मशीन लगाएंगे तो ये लगाएंगे। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो राजनांदगांव और दुर्ग क्षेत्र को मिलाकर 8 सीटों पर मतदान होना है। 7 तारीख को जनता जनार्दन अपने प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेगी। दोनों राजनीतिक दलों के लोग हैं। प्रधानमंत्री आवास घोटाला में यहाँ पर बात की जाती है कि 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, एक ने आत्मदाह कर लिया। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं कांग्रेस पर। उसके बाद आप जनता के बीच में हैं। भ्रष्टाचार के इनके आरोपों से आपको नुकसान होता नहीं दिख रहा? देखिए, जो आरोप लगा रहे हैं सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ लोग हैं। नहीं है ये कि 2 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से आत्मदाह किया। आप बताएं सर, क्या है, जब भी प्रधानमंत्री आवास का पहला किस्त जारी होता है तो ये समझ लेना कि वो कैंसिल हो नहीं सकता। वो थोड़ा लेट लतीफ होता है, उसी वजह से वो लोग आत्महत्या नहीं किए। और सबसे बड़े हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सबसे बड़ी ये जन कल्याण महत्वाकांक्षी योजना है कि छत्तीसगढ़ में 5 साल में एक भी किसानों ने कर्ज नाम से आत्महत्या नहीं किया। नहीं, उसकी बात छोड़िए। हम बतौर वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे जी आपसे जानना चाहेंगे, खबरें निकली कि प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले की वजह से लोगों ने जान दे दी, सच्चाई क्या थी? जी, जान तो दिया गया है। लखोली के कांड था, ये सभी अखबारों ने छापा था कि वो महिला के पास जो है वो जो मिलना था वो नहीं मिला है। तो ये तो भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे भी थे और प्रमाणित भी होता है। महिला अगर आत्महत्या कर रही है और उसकी मृत्यु हो रही है तो ये तय है। साफ तरीके से कहा जा रहा है कि जो लाभार्थियों तक जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा। एक और बात करते हैं हम बीजेपी से ही। यहाँ पे कोरोना के बाद बताया जा रहा है कि रेल पटरी पे नहीं आ पाई है, ट्रेनें कैंसिल हो जाना एकदम आम बात है। जनता बहुत त्रस्त है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना काल में ही मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि किसी एक आदमी को ना एक नमक की पैकेट की जरूरत के लिए भागना पड़ा। ये वो ट्रेनें ही थी जिससे माल पूरे ऑल इंडिया में एक एक स्टेशन तक, एक एक जगह तक, एक एक गांव तक गया। वरना गांव के लोगों तक राशन पानी ये पहुंचाने की व्यवस्था है, चाहे तेल हो, अनाज हो, मेडिकल की सुविधा हो। 1.5 साल 2 साल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सबको फ्री अनाज देके और सारी सुविधाएं दी, पूरे शहर में कहीं भी एक स्टॉक नहीं हुआ। वरना हमने तो ये देखा कि चुनाव समय टमाटर महंगे कर देते हैं, चुनाव का वो कर देते हैं, प्याज महंगे कर जीत जाते। लेकिन ये वो रैली थी जिन्होंने इस देश को पटरी पे बचाए रखा। अलग अलग दावे हैं। हम एक बार फिर जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं, आप ये बताएं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की हो, या फिर होने वाले निर्माण कार्य हैं, उनमें बताया जा रहा है कि निर्माण कार्यों में बड़ा घटिया इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारे जो मुद्दे आम जनता की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में, बेटियों की सुरक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य में भी जो है कोई भी परिवार प्राइवेट हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता अगर सरकारी में सही इलाज हो। इसलिए हमारे जो मुद्दे हैं हर परिवार के लिए, तो इस पे विशेष ध्यान दें। अलग अलग दावे हैं राजनीतिक दलों के। नौजवानों के अलग मुद्दे हैं, किसानों के अलग मुद्दे हैं। चुनाव होना है पहले चरण का 7 नवंबर का। आम जनता से, आम मतदाता से हमारी गुजारिश यही है, अपील यही है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकलें, कीर्तिमान तोड़ें पिछले चुनाव में हुए मतदान का और अपने मन के पसंद के प्रत्याशी को चुने, अपने क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करें। तो चुनाव रथ में क्या बोले छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में छत्तीसगढ़ के एक और जिले से होगी मुलाकात। मुझे दीजिए अनुमति।
देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।